जरा कल्पना कीजिए, उफनती हुई एक बहुत ही विशाल नदी के सामने खड़े होना और उसके पानी को मोड़ने की कोशिश करना। हाँ, वो भी आज के समय में नहीं। बिल्कुल, मतलब आज से लगभग 2000 साल पहले। उस समय कोई भारी मशीनरी नहीं थी, कोई आधुनिक कंक्रीट या सीमेंट नहीं था। कंप्यूटर सिमुलेशंस तो दूर की बात है। एकदम सही। सिर्फ पत्थर, कुछ स्थानीय सामग्रियां और इंसानी समझ। और सबसे हैरानी की बात यह है कि वो ढांचा आज भी शान से खड़ा है। पोस्टल ज्ञान क्लासेस द्वारा इस गहन चर्चा में सभी सुनने वालों का स्वागत है। जी हाँ, आज का हमारा ये विस्तृत सत्र विशेष रूप से उन सभी परीक्षार्थियों के लिए डिजाइन किया गया है जो पोस्ट ऑफिस विभागीय पदोन्नति परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य उस सटीक और तथ्यपरक अध्ययन सामग्री को गहराई से समझना है जो जो हमें दी गई है। और आगे बढ़ने से पहले ये स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है, पोस्टल ज्ञान क्लासेस के नोट्स एलडीसीई परीक्षाओं की तैयारी में बहुत उपयोगी हैं। क्योंकि आज का हमारा विषय ही कुछ ऐसा है, भारत का भूगोल, बांध, नदियां और राज्य। चलिए इससे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत में मैंने जिस 2000 साल पुराने ढांचे का जिक्र किया था ना, वो कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। हाँ, वो कल्लनई बांध है। जी, हमारे नोट्स के अनुसार भारत का पहला बांध कल्लनई बांध है, जिसे ग्रैंड एनीकट भी कहा जाता है। यह तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में कावेरी नदी पर स्थित है। जो दूसरी शताब्दी ईस्वी के आसपास चोल राजवंश के दौरान बना था। बिल्कुल। अब देखिए, एक तरफ हमारे पास ये प्राचीन ढांचा है और दूसरी तरफ जब हम दुनिया के सबसे ऊंचे बांध की बात करते हैं तो ताजिकिस्तान का नूरेक बांध सामने आता है, जिसकी ऊंचाई 300 मीटर है। 300 मीटर, मतलब लगभग 100 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई। मेरा सवाल यह है कि एक तरफ 300 मीटर ऊंचा कंक्रीट का पहाड़ है और दूसरी तरफ दूसरी शताब्दी का पत्थरों का ढांचा। इन दोनों की तुलना कैसे की जा सकती है? ये तुलना तकनीकी और ऐतिहासिक दोनों दृष्टियों से बहुत शानदार है। देखिए, तजाकिस्तान का नूरेक बांध इंजीनियरिंग का एक आधुनिक चमत्कार है। हाँ, 300 मीटर तक पानी रोकना आसान तो नहीं है। बिल्कुल, वो एक भयानक दबाव है। लेकिन कल्लनई बांध का असली महत्व उसकी ऊंचाई या आकार में नहीं है, उसका महत्व उसकी लॉन्जेविटी में है, मतलब सदियों तक टिके रहने की क्षमता। अच्छा, तो आधुनिक बांधों की उम्र कितनी होती है? आधुनिक बांधों की उम्र, चाहे वे कितने भी ऊंचे क्यों न हो, आमतौर पर 100 या अधिकतम 150 साल आंकी जाती है। अरे बस इतना ही? हाँ, क्योंकि उनके जलाशयों में गाद या सिल्ट भर जाती है और कंक्रीट भी समय के साथ कमजोर पड़ता है। लेकिन कल्लनई लगभग 2000 सालों से कावेरी नदी के तेज बहाव को झेल रहा है। ये तो वाकई चकित करने वाला है। मतलब ये हुआ कैसे? इसका कारण ये है कि प्राचीन इंजीनियरों ने नदी से लड़ने के बजाय उसके बहाव के साथ तालमेल बिठाया। उन्होंने बड़े बड़े पत्थरों को नदी के तल में कुछ इस तरह बिठाया कि वे आपस में उलझकर एक मजबूत दीवार बन गए। क्या बात है! मतलब आधुनिक इंजीनियरिंग हमें ऊंचाई देती है, लेकिन प्राचीन इंजीनियरिंग ने हमें स्थायित्व सिखाया। खैर, ऊंचाई की बात चली है तो अब भारत के महारथियों की बात करते हैं। हाँ, जो एलडीसीई परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। टिहरी, भाखड़ा, नांगल और हीराकुंड। सबसे पहले टिहरी बांध। नोट स्पष्ट करते हैं कि उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है, जिसकी ऊंचाई 260.5 मीटर है। हाँ, और लंबाई 575 मीटर। इसकी क्षमता 21 लाख एकड़ फीट है और ये 1000 मेगावाट बिजली पैदा करता है। जो कि एक बड़े शहर को रोशन करने के लिए काफी है। एकदम। लेकिन यहां मुझे एक तकनीकी शब्द पर उलझन है। नोट्स में लिखा है कि टिहरी एक रॉकफिल बांध है। ये रॉकफिल क्या होता है? क्या इतने बड़े बांध में कंक्रीट का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि उस क्षेत्र का भूगोल ही ये तय करता है कि बांध किस प्रकार का होगा। मतलब? देखिए, उत्तराखंड हिमालय का हिस्सा है जो एक बहुत ही सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र है। यहाँ टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकती रहती हैं। अच्छा, तो भूकंप का खतरा रहता है? बिल्कुल। अगर वहाँ 260 मीटर ऊंची एकदम कठोर कंक्रीट की दीवार बना दी जाती तो बड़े भूकंप में उसमें दरारें आ सकती थीं। तो मतलब कंक्रीट की कठोरता ही उसकी कमजोरी बन जाती? एकदम सही पकड़ा आपने। इसीलिए वहाँ रॉक फिल तकनीक इस्तेमाल हुई। इसमें मिट्टी, चट्टानों के टुकड़ों और बोल्डर्स का एक विशाल ढेर बनाया जाता है। और पानी कैसे रुकता है फिर? उसके बीच में एक अभेद्य कोर होती है। ये संरचना थोड़ी लचीली होती है। जब भूकंप आता है तो ये कंक्रीट की तरह चटकने के बजाय झटकों को अवशोषित कर लेती है। अरे वहाँ चट्टानें हिलकर फिर सेट हो जाती हैं।
ये परीक्षार्थियों के लिए समझना बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं भाखड़ा नांगल बांध पर। जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर सतलुज नदी पर है। हाँ, नोट्स में इसे भारत का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा सीधा गुरुत्व बांध या हाईएस्ट स्ट्रेट ग्रेविटी डैम कहा गया है। इसकी ऊंचाई 226 मीटर है। हालांकि कहीं कहीं 225 मीटर भी लिखा मिलता है। जी, लंबाई 520 मीटर, 75 लाख एकड़ फीट क्षमता और 1325 मेगावाट बिजली। अब ये गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी डैम क्या है? क्या बाकी बांधों में गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता? गुरुत्वाकर्षण तो हर जगह है, लेकिन एक ग्रेविटी डैम अपने काम करने के तरीके के कारण ये नाम पाता है। भाखड़ा पूरी तरह से कंक्रीट का भारी ढांचा है। जब पीछे से सतलुज नदी का पानी इस दीवार को धकेलने की कोशिश करता है, तो ये दीवार किसी सहारे पर नहीं टिकी होती। ये सिर्फ अपने खुद के भारी वजन के कारण उस पानी को रोकती है। अच्छा, मतलब पानी उसे धकेलना चाहता है, लेकिन उसका वजन उसे टिके रहने देता है। बिल्कुल। चूंकि हिमाचल और पंजाब की सीमा के नीचे की चट्टानें बहुत मजबूत थीं, इसलिए वहां इतना भारी ढांचा बनाना संभव हो पाया, जो टिहरी में संभव नहीं था। क्या बात है। अब आते हैं तीसरे महारथी पर, हीराकुंड बांध। उड़ीसा में महानदी पर बना ये दुनिया और भारत का सबसे लंबा बांध है। हाँ, इसकी कुल लंबाई 25.79 किलोमीटर है। जिसमें मुख्य बांध 4.8 किलोमीटर का है, ऊंचाई 61 मीटर। अब जरा 25.8 किलोमीटर को विजुअलाइज करें। ये तो एक हाफ मैराथन के बराबर हो गया। बिल्कुल, किसी शहर के एक छोर से दूसरे छोर तक की दूरी। लेकिन नोट्स में इसे समग्र ये कंपोजिट डैम लिखा गया है। क्या बस जो भी सामग्री मिली मिलाकर बना दिया? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कंपोजिट बांध का मतलब सोची समझी इंजीनियरिंग है। इसमें मिट्टी, कंक्रीट और पत्थर की चिनाई का अलग-अलग इस्तेमाल हुआ है। ऐसा क्यों? क्योंकि महानदी बहुत चौड़े मैदानी इलाके में बहती है। इतने चौड़े फैलाव के लिए 25 किलोमीटर लंबी कंक्रीट की दीवार बनाना असंभव था। अच्छा, तो फिर कैसे किया? जहां पानी का मुख्य बहाव है, वहां कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ और बाकी के हिस्सों में मजबूत मिट्टी के तटबंध बनाए गए। कमाल है, भूगोल के चौड़ेपन ने इसे कंपोजिट बांध बनने पर मजबूर कर दिया। बिल्कुल। अब रुख करते हैं मध्य और दक्षिण भारत की तरफ। पहला नाम है नागार्जुन सागर बांध, तेलंगाना में कृष्णा नदी पर। ये भारत का सबसे बड़ा चिनाई वाला या मेसनरी बांध है। हाँ, और दुनिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक बनाता है। 26 गेट हैं, ऊंचाई 124 मीटर है। ये चिनाई का क्या मतलब है यहाँ? चिनाई मतलब बड़े बड़े पत्थरों को एक एक करके सीमेंट या चूने के घारे के साथ हाथों से चुनना। हाथों से? जी। इतने बड़े बांध में? जी हाँ। उस समय भारी आधुनिक मशीनरी नहीं थी, लेकिन मानव श्रम बहुत था। हजारों मजदूरों ने अपने हाथों से ये विशाल ढांचा खड़ा किया। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाला तथ्य है। मेहनत की बात हो तो गुजरात में नर्मदा नदी पर बना सरदार सरोवर बांध भी बेहतरीन उदाहरण है। 163 मीटर ऊंचा और 1210 मीटर लंबा गुरुत्वाकर्षण बांध, जो 4 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात को लाभ पहुंचाता है। और ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसने रणनीतिक जल वितरण किया है। राजस्थान और उत्तरी गुजरात के सूखे इलाकों में नहरों के जरिए पानी पहुंचाया। मतलब ये सिर्फ बिजली नहीं, जीवन बांट रहा है। और जल भंडारण की बात करें तो मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर बांध का जिक्र अनिवार्य है, जो जल भंडारण के मामले में भारत का सबसे बड़ा जलाशय है। 12.2 बिलियन घन मीटर क्षमता। अब इसे समझाना मुश्किल है, तो मैं एक उदाहरण देता हूँ। हाँ, बताइए। मान लीजिए एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है। अगर उसे ऊपर तक पानी से भर दें तो वो 10 लाख घन मीटर पानी होगा। इंदिरा सागर में इतना पानी है कि वह ऐसे 12,000 क्रिकेट स्टेडियमों को लबालब भर सकता है। बाप रे, 12,000 स्टेडियम! ये तुलना वाकई इसका आकार स्पष्ट करती है ना? अब चूंकि हमने बांधों की तकनीकी बारीकियों को समझ लिया है, तो समय आ गया है उन सूचियों का विश्लेषण करने का जो सीधे परीक्षा में पूछी जाती हैं। LDC परीक्षार्थियों के लिए ये मेगा क्विज वाला हिस्सा बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, हम पोस्टल ज्ञान क्लासेस के सटीक नोट से विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले जम्मू और कश्मीर, चिनाब नदी पर सलाल और बगलिहार बांध, झेलम पर उरीबान, मरुसुदर पर पाकलदुल, सिंधु पर निम्मो बाजगो और किशनगंगा पर किशनगंगा बांध। इन नदियों में ऐसा क्या खास है? हिमालय नदियों की खासियत उनका तीव्र ढलान है। इन बांधों का उद्देश्य पानी जमा करना नहीं, बल्कि पानी की तेज गति से टरबाइन घुमाना है। अच्छा, इसीलिए इन्हें रन ऑफ द रिवर बांध कहते हैं। बिल्कुल। अब पंजाब की बात करते हैं। रावी नदी पर रणजीत सागर बांध।
यहाँ परीक्षार्थियों के साथ एक बहुत ही दिलचस्प बात साझा करना चाहता हूँ। कौन सी बात? पोस्टल ज्ञान क्लासेस के जिस सोर्स मटेरियल से हम चर्चा कर रहे हैं उसमें एक जगह मशीन अनुवाद की क्लासिक गलती है। हाँ। अंग्रेजी में रावी नदी का अनुवाद संडे रिवर कर दिया गया है। अरे बाप रे। सॉफ्टवेयर ने रवि का मतलब रविवार समझ लिया। हाँ, तो एलडीसी परीक्षार्थियों के लिए इसमें बड़ा सबक है कि सिर्फ मशीन ट्रांसलेशन के भरोसे ना रहें। बिल्कुल, हमेशा मूल हिंदी तथ्यों और पोस्टल ज्ञान क्लासेस के प्रमाणित नोट्स पर ही ध्यान देना चाहिए। एकदम सही। अब दक्षिण भारत चलते हैं। कर्नाटक की सूची सबसे लंबी है। कृष्णा नदी पर अलमाटी और बसवा सागर बांध, कावेरी पर कृष्णराज सागर, तुंगभद्रा पर तुंगभद्रा बांध और अन्य नदियां जैसे सुपा, हिडकल, हेमावती, भद्रा, काबिनी। कर्नाटक में इतने बांध क्यों हैं? इसका कारण दक्कन के पठार का भूगोल है। वहां की नदियां पूरी तरह से मानसून पर निर्भर हैं। तो मतलब साल भर पानी सुनिश्चित करने के लिए हर नदी पर बांध बनाना मजबूरी है। जी बिल्कुल सही। ऐसे ही केरल में पेरियार नदी पर इडुक्की और मुल्ला पेरियार बांध हैं और काकी नदी पर काकी बांध है। ओडिशा में महानदी के अलावा इंद्रावती नदी पर इंद्रावती बांध है। और नोट्स में कपूर नदी पर ऊपरी कोलाब बांध का विशेष उल्लेख है। हाँ, और ब्राह्मणी नदी पर रेंगाली बांध। चलिए कुछ अन्य राज्य भी कवर कर लें। छत्तीसगढ़ में महानदी पर दुधावा बांध और हसदेव नदी पर मिनी माता बांध। महाराष्ट्र में कोयना नदी पर कोयना बांध और भीमा नदी पर उज्जैनी बांध। आंध्र प्रदेश में गोदावरी पर पोलावरम। राजस्थान में बनास नदी पर बिसलपुर बांध और बिहार में नागी नदी पर नागी बांध। परीक्षार्थियों के लिए इसे याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि वे भारत के नक्शे को दिमाग में रखें। नदियों का बहाव समझेंगे तो बांध की स्थिति याद रहेगी। यह बहुत ही उपयोगी रणनीति है। इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक गहरा विचार छोड़ना चाहूंगी। बांध सिर्फ कंक्रीट के ढांचे नहीं हैं, वे भारत के भूगोल को फिर से लिख रहे हैं। बिल्कुल। सोचिए, जो नदी आजाद बहती थी, बांध उसे रोककर देश का इंजन बना देता है। लेकिन उस पानी के रुकने से पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह सोचने का विषय है। यह वास्तव में विचारणीय बिंदु है। लेकिन फिलहाल परीक्षार्थियों की जिम्मेदारी इन तथ्यों पर पकड़ मजबूत करना है। जी, क्योंकि परीक्षा में एक एक अंक महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल। और ये सारी जानकारी पोस्टल ज्ञान क्लासेस के नोट से ली गई है, तो इस ज्ञान से भरपूर सत्र को हम यहीं विराम देते हैं। पोस्टल ज्ञान क्लासेस के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। पोस्टल ज्ञान क्लासेस का लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद।